स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अत्रि एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 7वीं के विज्ञान विषय के पहले पाठ पादपों पोषण का विस्तृत अध्ययन। तो हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोषण किसे कहते हैं। जीवों द्वारा भोजन बनाने या प्राप्त करने व उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं। यानी कोई जीव अपना भोजन कैसे बनाता है या खुद नहीं बना सकता तो कैसे वह प्राप्त करता है और फिर उसका किस प्रकार उपयोग करता है, इस विधि को पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार का होता है, स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। यदि कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है तो अपना भोजन स्वयं बनाने की इस विधि को स्वयं पोषी पोषण कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक वह विधि है जिसमें हरे पेड़ पौधे और नीले हरे शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो यह एक स्वयं पोषी पोषण है। स्वयं पोषी जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वयं पोषी जीव कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे और नीले हरे शैवाल। देखिए, अब आप यहाँ इस बात का समझने का प्रयास कीजिए। अगर ये कहा जाता है स्वयं पोषी पोषण, तो पोषण क्या है कि विधि। पोषण क्या है कि विधि है। और जबकि स्वयं पोषी अगर इतना एक शब्द बोला जाता है तो मतलब जीव की बात हो रही है। स्वयं पोषण शब्द आए तो विधि की बात हो रही है, और जीव स्वयं पोषी सिर्फ इतना बोला जाए तो यानी जीव की बात हो रही है। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे। और यदि कुछ जीव ऐसे भी हैं जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इस विधि को विषम पोषी पोषण कहते हैं। यदि जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है तो भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करने की इस विधि को विषम पोषी पोषण कहते हैं। और विषम पोषी पोषण जो है वो 3 प्रकार का आता है, मृत पोषी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी समभोजी पोषण। चलिए, विषम पोषी पोषण की चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम बात करते हैं स्वयं पोषी पोषण के बारे में एक बार पुनः है। तो हम अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की। हरे पेड़ पौधे और नीले हरे शैवाल भूमि से जल और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर पर्णहरित की सहायता से सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन मंड के रूप में बनाते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। देखिए, यहाँ समीकरण के द्वारा दिखाया गया है। एक जल जो जड़ों से अवशोषित करके भूमि से प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायु से लेते हैं, और सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित इसकी उपस्थिति में ये मंड का निर्माण करते हैं। यहाँ इस चित्र को, इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को विस्तार से यहाँ दिखाया गया है। ये देखिए, पर्णहरित नाम का जो ये लवक है, ये सारे के सारी जो सूर्य की ऊर्जा है, इस सूर्य की ऊर्जा को, जो सौर ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम कौन करता है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल एक तरह से फैक्ट्री है। यहाँ पे मंड का निर्माण होता है, जहाँ सूर्य की जो सौर ऊर्जा है वह रासायनिक ऊर्जा के अंदर परिवर्तित हो जाती है, जो भोजन के रूप में यानी मंड के रूप में संचित होती है। ये देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड वायु से और जल भूमि से लेने के बाद पर्णहरित और सूर्य के प्रकाश की सहायता से मंड का निर्माण होता है और साथ में वायु में ऑक्सीजन मुक्त होती है। अगर आपको साधारण से एक उदाहरण देकर के इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा, जबकि इसका कोई सीधा कोई संपर्क है नहीं। देखिए, अगर आप चाय बनाना चाहते हैं, चाय के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, दूध, पानी, चाय पत्ती, चीनी, ये सब आपके पास, यानी ये रॉ मटेरियल। जिस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण में जो कच्ची सामग्री है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये तो हमारे पास है। अब दूसरी चीज़ क्या, हमें चाय बनानी है तो हमें क्या चाहिए? एक पात्र चाहिए, पतीला। ये पतीले का काम कौन करता है? पर्णहरित वो पात्र है जिसके अंदर ये सारी कच्ची सामग्री इसके ऊपर प्रोसेस होती है। और अगर मान लीजिए पतीला भी है तो भी चाय नहीं बनेगी। अब क्या चाहिए? अब हमें चाहिए आँच। जब आँच होगी तो उस आँच के ऊपर जब पतीला रखा जाएगा
तो उसके अंदर डाली हुई जो कच्ची सामग्री है वो प्रोसेस होकर चाय बनेगी। ठीक वैसे ही पर्णहरित में सूर्य की ऊर्जा आती है। पर्णहरित सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मंड में रूपांतरित करता है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण एक स्वयंपोषी पोषण है। ये वह विधि है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे नीले हरे शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। अगर हम बात करते हैं कि आप एक व्यवस्था चित्र बनाइए, एक चित्र जिस में जिना बिना शब्दों के जो चित्र ये व्यक्त करे कि किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण होता है। तो देखिए पूर्वा चित्र में हमने यहाँ दिखाया गया है। इस चित्र में दिखाया हुआ है एक सूर्य, यहाँ सूर्य से ये तीर का निशान आते हुए ये सौर ऊर्जा पत्ती की तरफ तीर का निशान है, यानी इसका अभिप्राय यह है कि सूर्य की सौर ऊर्जा पत्ती में जाती है और पत्ती में मैंने बताया क्या होता है, पत्ती में होता है ये सौर ऊर्जा कहाँ आ गई, पर्णहरित में आ गई। और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड से तीर का निशान क्या है, पत्ती की तरफ है, यानी वायु से ये कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर जाती है। और ऑक्सीजन, ये देखिए निशान, ऑक्सीजन का निशान तीर का निशान बाहर की तरफ है। और दूसरी तरफ ये अगर जड़ों में हम बात करते हैं ये देखिए जल एवं खनिज लवण, ये तीर का निशान है जड़ों की तरफ, यानी भूमि से मिट्टी से जो जल और खनिज लवण है ये जड़ों के द्वारा अवशोषित होते हैं। पत्ते रंध्र की सहायता से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल जिसे हम पर्णहरित कहते हैं, इस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में यानी मंड में परिवर्तित करता है। तो यह एक प्रवाह चित्र है जो प्रकाश संश्लेषण की व्यवस्था को दर्शाता है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों में भी जैसे हरा तना है, हरी शाखा है, उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। इसका उदाहरण है कैक्टस। मरुस्थल में ऐसा पौधा आपने देखा होगा बहुत बार जिसके ऊपर पत्ते नहीं हैं, जिसकी मोटी परत है मोम की, जो जिसका तना गद्देदार रहा है, ये कैक्टस का पौधा या नागफनी का पौधा है। इनमें क्योंकि वह मरुस्थल में पानी की कमी होती है, तो इस पानी की कमी को दूर करने के लिए, यानी इस पानी की कमी के अनुकूल इस प्रकार से हो जाते हैं ये पौधे कि ये अपने पत्तियों को सूल के अंदर परिवर्तित कर लेते हैं और इनका तना हरा हो जाता है। और ये जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य कौन करता है, तना। तो यानी ज़्यादातर तो पेड़ पौधों की पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन कुछ में विशेष परिस्थितियों के अनुसार पौधे के अन्य भाग जैसे तना आदि, शाखाएं आदि भी प्रकाश संश्लेषण करती हैं। अगला प्रश्न है, हमें पेड़ पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं? हरे पेड़ पौधे हमें क्लोरोफिल, अंग्रेजी में क्लोरोफिल कहा जाता है और हिंदी में पर्णहरित की परिस्थिति से पत्तियों में, पेड़ पौधों की पत्तियों में एक लवक होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसमें पर्णहरित पाया जाता है। इस पर्णहरित की उपस्थिति से ही पौधों का रंग हरा होता है। ठीक ये वैसे ही है जैसे जीवों में रक्त का रंग लाल होता है, किसके कारण से होता है? हीमोग्लोबिन के कारण से। अभी हम आगे बात करते हैं, पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे प्राप्त करते हैं? यानी अभी पीछे हमने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। लेते कैसे हैं? यहाँ इसने उत्तर में बताया है कि पौधों के पत्तियों के नीचे की ओर कुछ छिद्र होते हैं, इन छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। ये रंध्र द्वार कोशिकाओं के द्वारा घिरे होते हैं तथा द्वार कोशिकाओं के फैलने और सिकुड़ने से ये रंध्र खुलते और बंद होते हैं। चित्र के अंदर देखिए ये दिखाया हुआ है, ये पत्ती है, पत्ती के नीचे के हिस्से को इन्हें बड़ा करके दिखाया है। ये जो दो बड़ी आकृति केले के जैसी जो बड़ी कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये और ये दोनों क्या हैं? द्वार कोशिकाएं हैं। और इनके बीच में जो छोटा सा ये छिद्र दिखाई दे रहा है, छोटा सा ये जो छिद्र दिखाई दे रहा है, यह रंध्र है, यह रंध्र है। अगर इस चित्र को मैं थोड़ा और अच्छे से दिखाता हूँ, ये एक दूसरा चित्र है, ये देखिए, ये हमने पत्ती का दूसरा नीचे की तरफ देखो, ये दिखाइए स्पष्ट दिखाया हुआ, ये एक छेद है, इसको सूक्ष्मदर्शी की द्वारा से बहुत बड़ा करके दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ ये छोटी पत्ती है, यहाँ इस पत्ती का जो ये भाग है, इस भाग को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से यहाँ दिखाया गया है। जब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो हमें बहुत विशाल दिखाई देता है और ये छिद्र हमें स्पष्ट दिखाई देता है। इन छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं।
और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करना और वायु में ऑक्सीजन छोड़ने का कार्य ये रंध्र ही करते हैं। ये लाल रंग से जो अंदर की तरफ जा रही है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो ये नीले रंग से बाहर की तरफ आती दिखाई दे रही है क्या है, ऑक्सीजन। इस प्रकार अगर दूसरे चित्र से हम इसको देखने की कोशिश करते हैं, ये देखिए पत्ती के नीचे ये लेटरल साइड से दिखाया गया है, ये छिद्र जो दिखाई दे रहा है, छिद्र के अंदर ये देखिए अंदर की तरफ का जो तीर का निशान वो CO2 है, यहाँ पे यहाँ ये CO2 है, और अगर ये CO2 और बाहर तीर का निशान बाहर की ओर है, और ये क्या है, ऑक्सीजन यानी O2। अंदर की तरफ क्या है, CO2, और बाहर की तरफ जो तीर आ रहा है ये क्या है, O2, और जो ये है ये क्या है, छिद्र। ये जो छिद्र है इसको हम क्या बोलते हैं, रंध्र। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हरे पेड़ पौधे ऑक्सीजन को रंध्र के द्वारा छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रंध्र के द्वारा लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रंध्र के द्वारा लेते हैं। अब रंध्र का बंद होना और खुलना ये किस पर निर्भर करता है, द्वार कोशिकाओं। ये द्वार कोशिकाएं दो आकृति में केले के जैसी होती हैं, और जब ये फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, इनके फैलने और सिकुड़ने से ये रंध्र बंद होते हैं और खुलते हैं। जब ये कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो रंध्र खुल जाता है, और जब ये कोशिकाएं फैलती हैं तो ये रंध्र बंद हो जाता है। आगे हम बात करते हैं गतिविधि के द्वारा, कि एक गतिविधि द्वारा दर्शाइए कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण होता है। हमें ये पता है प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मंड का निर्माण होता है। अगर पौधों में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो उसकी पत्तियों में मंड की उपस्थिति अवश्य होगी। चलिए इसको इस क्रियाकलाप के द्वारा हम समझते हैं। एक ही प्रकार के दो पौधों के गमले लीजिए, एक गमले को किसी पूर्ण अंधकार वाले स्थान पर रखिए तथा दूसरे गमले को किसी प्रकाश वाले स्थान पर रखिए। यानी दो गमले लिए हमने A और B। एक गमला मान लीजिए A है, इसको हमने कहाँ रखा, किसी प्रकाश वाले स्थान पर रखा, और एक को हमने रख दिया अंधेरे वाले स्थान पे। 3-4 दिन के बाद दोनों पौधों में से एक एक पत्ता तोड़ लेंगे। दोनों पत्तियों को पानी में गर्म कीजिए, और जब दोनों पत्तियों का रंग हल्का पड़ जाए तब दोनों पत्तियों पर आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें डालिए। हम क्या देखते हैं कि प्रकाश में रखे हुए पौधे की पत्ती पर आयोडीन के घोल की बूंद डालते ही आयोडीन के घोल का रंग नीला हो जाता है। आयोडीन के घोल का रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। यह नीला रंग दिखाई देता है जो मंड की उपस्थिति को दर्शाता है, क्योंकि प्रकाश में होने के कारण इस पत्ते में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, जबकि अंधेरे में रखे हुए गमले की पत्ती पर आयोडीन के घोल की बूंद डालने पर रंग नहीं बदलता है। यह इसलिए हुआ कि अंधेरे में रखे होने के कारण इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई। इस गतिविधि से यह स्पष्ट होता है कि हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और इसके लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। देखिए यहाँ दिखा रखा है चित्रों के द्वारा। ये बीकर में पानी लिया, उबाल लिया, उबालने के बाद जब इसका रंग हल्का हो गया तो हमने इसको इथेनॉल में भी रखा, और जब इसका रंग बाहर निकल जाता है, इथेनॉल में डालने से क्लोरोफिल घुल करके बाहर निकल जाएगा, और जो ये पत्ती है जो बची हुई है, जब हम इसके ऊपर स्टार्च का घोल डालते हैं तो इसका रंग बदल जाता है। अगर प्रकाश संश्लेषण हुआ है तो मंड बनना है, और मंड बना है, मंड का एक गुण है कि मंड जब भी आयोडीन के संपर्क में आता है तो वो आयोडीन के घोल का रंग बदल कर गहरा नीला या काला कर देता है, नीला काला दिखाई देता है। तो इस क्रियाकलाप के द्वारा हम देख सकते हैं कि कह सकते हैं पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। आगे हम बात करते हैं, क्या हरे पेड़ पौधे मंड के अतिरिक्त अन्य खाद्य पदार्थों का संश्लेषण करते हैं? जी हाँ, हरे पेड़ पौधे मंड के अतिरिक्त अन्य वस्तु जैसे वसा और प्रोटीन का संश्लेषण भी करते हैं। जैसे देखिए मटर के पौधे में मटर बनती है, मटर एक प्रोटीन का साधन है, या जितने भी दाल देने वाले दलहन के पौधे हैं, दलहन की फसलें हैं जिनसे में दाल प्राप्त होती है, उन सब में क्या है, प्रोटीन बनता है। मूंगफली, चना, मूंगफली, सरसों आदि सब में क्या बनता है, वसा। तो अतिरिक्त मंड के हरे पेड़ पौधे प्रोटीन और वसा का भी निर्माण करते हैं, वसा का संश्लेषण करते हैं। क्या पादपों में पौधों की अन्य विधियाँ पोषण की अन्य विधियाँ भी पाई जाती हैं?
हमने अभी पीछे बताया था कि पोषण की 2 विधियाँ हैं, स्वयं पोषी पोषण, यानी जब पौधा यानी कोई जीव अपने आप अपना भोजन स्वयं बनाता है, भोजन स्वयं बनाता है, स्वयं पोषी पोषण। और कभी कभी हमने और बहुत ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वो दूसरे जीवों से अपना भोजन लेते हैं, इसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। पौधों में स्वयं पोषी पोषण के अतिरिक्त विषम पोषी पोषण भी पाया जाता है। ऐसा सभी पौधों में नहीं होता, कुछ विशेष पौधों में होता है, जैसे घटपर्णी। विषम पोषी पोषण क्या आता है, घटपर्णी का थोड़ा विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं विषम पोषी की। विषम पोषी पोषण किसे कहते हैं, यदि जीव अपना भोजन किसी दूसरे जीव से प्राप्त करता है तो इस विधि को विषम पोषी पोषण कहते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाने में असक्षम है, इसलिए दूसरे से लेगा। विषम यानी दूसरा, पोषी यानी अपना पोषण दूसरे से लेता है, तो इसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण 3 प्रकार का है, मर्त पोषी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संभोजी पोषण। मर्त पोषी पोषण क्या आता है, यदि कोई जीव मरे सड़े गले हुए कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है तो भोजन प्राप्त करने की इस विधि को मर्त पोषी पोषण कहते हैं। जैसे जीवाणु और फफूंद, बहुत सारे जीवाणु और कुछ फफूंद ऐसी होती हैं जो मरे हुए सड़े हुए और गले हुए कार्बनिक पदार्थों से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं, इन्हें मर्त जीवी जीव कहते हैं और इस विधि को मर्त पोषी पोषण कहते हैं। चलिए आगे एक गतिविधि है, जिस गतिविधि में दिखाया गया है कि हम ब्रेड के ऊपर फफूंद को किस प्रकार उगा सकते हैं। फफूंद के बीजाणु जो हैं वो वायु में उपस्थित रहते हैं और जब उनको अंकुरण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं तो वो अंकुरित हो जाते हैं। इसको हम एक क्रियाकलाप के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। हम एक ब्रेड का टुकड़ा लेते हैं और उसे दूध या चाय या किसी अन्य पेय में थोड़ा गीला करके उसको किसी अंधेरे स्थान पर रख देते हैं। 3-4 दिन के बाद हम देखते हैं कि कुछ दागेदार संरचनाएं उभर गई हैं। ये जो दागेदार संरचना है ये वास्तव में फफूंद है। सामान्यतः वायु में फफूंद के बीजाणु होते हैं जो नमे हुए ताप के कारण अंकुरित हो गए। यानी जिस ब्रेड को हमने नम करके रखा था उस पर कोई चाय दूध जैसा कोई ऐसा पदार्थ डाला तो वायु बीजाणु थे वो उसके साथ चिपक गए और वहाँ आने पर उनको नमी ताप आदि प्राप्त हुआ तो वो अनुकूल परिस्थितियाँ प्राप्त होने के कारण के अंकुरित हुए और इस कारण इस प्रकार से ब्रेड के ऊपर फफूंद उग गई। आगे आता है परपोषी पोषण। परपोषी पोषण, यदि कोई जीव दूसरे जीवों से तरल रूप में तैयार भोजन को प्राप्त करता है तो इसे परपोषी पोषण कहते हैं और ऐसे जीव को परजीवी जीव कहते हैं। देखिए अभी हमने भी मर्तपोषी पोषण और मर्तजीवी जीव, वहाँ पे शब्द वही था लेकिन यहाँ शब्द बदल गया है। परपोषी पोषण, परपोषी पोषण, यदि कोई जीव दूसरे जीव से तरल रूप में भोजन लेता है और वो भी तैयार भोजन लेता है रेडीमेड, तो इस पोषण की विधि को हम बोलते हैं परपोषी पोषण। और जो जीव इस तरह से भोजन प्राप्त करता है उसे बोलते हैं परजीवी जीव। परजीवी जीव जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे परपोषी जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए हम परजीवी का उदाहरण है अमरबेल, अंग्रेजी में इसे कसकुटा भी कहते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, हमें मच्छर काटते हैं, मच्छर हमारे खून को चूसते हैं, तो मच्छर क्या है यहाँ पे परजीवी और हम क्या है परपोषी। यानी जो जीव पोषण देता है, पोषण देने वाले जीव को परपोषी जीव कहेंगे। जैसे भैंस है, भैंस को जोंक चिपक जाती है तो जोंक भैंस के शरीर से खून चूसती रहती है, तो यहाँ पे जोंक क्या है परजीवी। ये तरल रूप में भोजन ले रही है, यानी वो सीधा क्या ले रही है रक्त। और भैंस जो है वो परपोषी जीव है। भैंस के शरीर में भोजन खाने के बाद, पोषण के बाद रक्त का निर्माण हुआ और अंतिम जो तैयार उत्पाद है वो क्या है रक्त में उपस्थित है सभी पोषक तत्व, और ये सीधे के सीधे तरल रूप में किसने ले लिए, जोंक ने। तो यानी ये एक विशेष बात होती है कि जो परपोषी पोषण होता है उसमें जो परजीवी होता है वो परपोषी जीव से तरल रूप में और तैयार भोजन ही लेता है। फिर एक बार समझा रहा हूँ, कन्फ्यूजन है। ये जो जीव दे रहा है, जिसके शरीर से पोषण दूसरा जीव ले रहा है, वह होता है परपोषी जीव। जैसे भैंस, जैसे मनुष्य,
और जो जीव दूसरे जीवों के शरीर से पोषण प्राप्त करते हैं तरल रूप में तैयार भोजन, वो होते हैं परजीवी, जैसे जोंक, मच्छर। और अगर हम पौधों में बात करते हैं तो अमरबेल जैसे इस चित्र में दिखाया गया, आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे पौधों के ऊपर एक पतले पीले रंग के तार जैसी रचना दिखाई देती है जिस पर कोई पत्तियां नहीं होती। यह वास्तव में अमरबेल है। यह अमरबेल हरे पौधों के ऊपर अपना विस्तार करती रहती है और हरे पौधों के अंदर अपने ये कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जो दांतों के जैसे, हम कह सकते हैं कि दांतों के जैसे रचनाएं बनाते हैं जो पौधे के अंदर गाड़ देती है और जिससे पौधों का जो तैयार भोजन है उसको वो अवशोषित करती रहती है और अपना वृद्धि और पोषण होता रहता है इसका। हरे पेड़ पौधों पर पनपते हैं और पौधों से तैयार भोजन लेती हैं। परपोषी जीव किसे कहते हैं? वह जीव जिससे परजीवी अपना भोजन लेता है उसे परपोषी जीव कहते हैं। जैसे अमरबेल के लिए परपोषी के रूप में जो हरा पौधा था वो एक अच्छा उदाहरण है। यानी हरा पौधा क्या है? परपोषी, और अमरबेल क्या है? परजीवी। आगे अभी हमने पीछे बात किया था, क्या पौधों में स्वयंपोषी पोषण के अतिरिक्त कोई दूसरी पोषण की विधि होती है? उत्तर हमने दिया था हाँ होती है, और उदाहरण में हमने लिया था घटपर्णी। यही अब आगे आ गया इसी टॉपिक में। हम देखते हैं कि कीट बख्शी पादप किसे कहते हैं। जैसा कि नाम ही बता रहा है, कीट पतंगे, कीड़े आदि, मकोड़े आदि, बख्शी यानी खाने वाला। कीट बख्शी पादप वे पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं अर्थात कीट पतंग आदि को खाते हैं, उन्हें कीट बख्शी पादप कहते हैं। जैसे घटपर्णी, इसे इंग्लिश में पिचर पादप भी कहते हैं। पिचर यानी घट यानी मटका, घटपर्णी ही पिचर पादप है, पिचर पादप ही घटपर्णी है, भाषा का अंतर है। इसके अतिरिक्त अन्य उदाहरण है वीनस फ्लाईट्रैप और सनड्यू। ये पौधे हैं कीट बख्शी पौधों के दूसरे उदाहरण हैं। देखिए ये आपके सामने जो पौधा दिखाया गया है ये एक पिचर पादप या घटपर्णी पादप है। इसमें हरे पत्ते हैं, हरे पत्तों में क्लोरोफिल है, पर्णहरित जिसको हम कहते हैं। इसकी उपस्थिति के कारण यह प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, यानी इसमें स्वयंपोषी पोषण होता है। लेकिन इसके अंदर ये देखिए कुछ विशेष प्रकार की सीधी खड़ी मटके जैसी आकृतियाँ होती हैं जिसके ऊपर ये ढक्कन भी लगा आता है। ये प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसके अंदर यह दूसरे जीवों को, कीट पतंग आदि को खाता है और अपना पोषण प्राप्त करता है। इस प्रकार से यह क्या हुआ? विषमपोषी पोषण यानी घटपर्णी, सनड्यू, फ्लाईट्रैप, इनमें दोनों के दोनों पोषण की विधियाँ पाई जाती है, स्वयंपोषी पोषण भी और विषमपोषी पोषण भी। घटपर्णी किस प्रकार कीट बख्शी पौधों का भक्षण करता है? ये देखिए एक कार्टून के द्वारा दिखाया गया है। ये घटपर्णी पौधा है। इस पर इस तरह के जैसे मैंने ऊपर चित्र में दिखाया है, सीधे खड़े हुए मटके के जैसी या सुराही के जैसी आकृति होती है और इनके रंग और इनकी गंध कुछ इस तरह से आकर्षित करती है जीव कीट पतंगों को। वो इसके भीतर प्रवेश कर जाते हैं और जब कोई कीट पतंगा इसके भीतर प्रवेश करता है तो ये ढक्कन बंद हो जाता है और ये पौधा अपने पाचन रसों के द्वारा उस जीव को मारकर उसको पचा जाता है और पोषण प्राप्त करता है। घटपर्णी पौधों में कुछ पत्तियाँ घड़े के रूप में रूपांतरित होती हैं। ये अधोमुखी होती हैं यानी सीधी होती हैं। जब घड़े जैसी संरचना, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, थोड़ा मिस प्रिंटिंग है लिखने में, संरचना के भीतर रोम होते हैं। जब कोई कीट पतंगा इस घड़े जैसी आकृति में प्रवेश करता है तो वह रोमों के बीच में फंस जाता है और घटपर्णी पादप पाचन रसों की सहायता से इसका पाचन करता है और इस प्रकार पोषण प्राप्त करता है। अगली बात करते हैं हम सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध कहते हैं, जैसा शब्द सह साथ साथ, जीव यानी कुछ जीव साथ साथ रहते हैं। कुछ जीव भोजन और आवास जैसी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे लाइकेन और राइजोबियम। देखिए मैं बताता हूँ, एक जीव है उसके पास आवास है लेकिन भोजन नहीं है, यह जीव क्या है? फफूंद, कवक। और दूसरा जीव है शैवाल। शैवाल हरे होने के कारण से अपना भोजन बना लेते हैं लेकिन इनके पास आवास नहीं है। तो ये शैवाल और ये कवक दोनों मिल जाएंगे तो सहजीवी संबंध स्थापित करेंगे और इन दोनों के सहजीवी संबंध को हम लाइकेन कहते हैं।
लाइकेन कहते हैं। ये देखिए चित्र में दिखाया गया है, ये एक लाइकेन है, लाइकेन। और दूसरा ये दिखाया गया है जो फलीदार पौधे होते हैं, जो दाल आदि जिन पौधों से प्राप्त होती है, फलीदार पौधों की जड़ों में गांठें होती हैं और इन गांठों के अंदर जीवाणु पाया जाता है, जिसे राइजोबियम जीवाणु कहते हैं। यह भी राइजोबियम जीवाणु जो है ये आवास प्राप्त करता है, यह आवास प्राप्त करता है और भोजन भी प्राप्त करता है। बदले में यह क्या करता है, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधों के लिए पोषक तत्वों की उपलब्धता कराता है। पौधों को पोषक तत्व मिल जाते हैं और वो पौधा जो पौधा है वो अपना उन नाइट्रेट की मदद से पोषक तत्वों का निर्माण करता है। ये जो राइजोबियम है बदले में इसके इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने के बदले में आवास भी लेता है और पौधे से अपना पोषण भी लेता है। आगे बात करते हैं हम लाइकेन की। लाइकेन क्या है? लाइकेन सहजीवी संबंध का उदाहरण है, जिसमें एक जीव कवक है और दूसरा शैवाल। शैवाल भोजन प्रदान करता है और कवक है आवास। मैंने अभी बताया था पीछे सहजीवी संबंध में, अकेला शैवाल अगर रहता है तो उसके पास आवास नहीं है, और अकेला अगर कवक होता है तो उसके पास भोजन नहीं है। दोनों साथ रहेंगे। शैवाल भोजन को कवक को देती है और कवक भोजन प्राप्त करने के बदले में आवास प्रदान करता है। और आपने देखा होगा कई बार पेड़ पौधों के ऊपर इस तरह की रचनाएं दिखाई देती हैं, ये है लाइकेन है। राइजोबियम क्या है? राइजोबियम फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला सहजीवी संबंध का उदाहरण है। ये एक जीवाणु होता है राइजोबियम। यह भोजन नहीं बनाता, बल्कि जिन फलीदार पौधों की जड़ों में रहते हैं उनके लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाते हैं और बदले में फलीदार पौधे इन जड़ों में आवास और खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। यानी दो एक साथ रहते एक दूसरे का लाभ करते हैं, एक दूसरे के बिना उनका काम भी नहीं होता पूरा। दोनों साथ साथ रह करके एक दूसरे को लाभ प्रदान करते हैं किसी भी रूप में, आवास के रूप में, भोजन के रूप में। आगे हम बात करते हैं कि फलीदार पौधों को खाद्य देने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? सही बात है, फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम, ये थोड़ी मिस प्रिंटिंग है दोस्तों, इसको ठीक कर लेना। राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं और ये पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं। यानी पौधों को जिस प्रकार हम बाहर से खाद्य डालते हैं, नाइट्रेट यानी यूरिया है, वो नाइट्रोजन की आपूर्ति करता है, इसी प्रकार जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में बदलकर ये जो राइजोबियम नाम का जीवाणु है ये पौधों के अंदर जो नाइट्रोजन की आवश्यकता है उसको पूरा करता है, पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। इसीलिए जो फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम होने के कारण उनके अंदर खाद्य देने की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं हम अभ्यास के प्रश्नों की। आशा है जितना भी हमने ऊपर पढ़ा है वो सब आपको समझ में आया है। अगर आपको कम समझ में आया है तो वीडियो को फिर देखिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, जिस लिंक को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस पाठ की PDF फाइल फ्री में डाउनलोड करने के लिए मिलेगी। आप उस फाइल को भी डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए, फिर इस वीडियो को देखिए, और जब आप दोनों काम साथ साथ करेंगे तो आपको ये सारा का सारा पाठ बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए हम आगे बात करते हैं अभ्यास के प्रश्नों की। जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? जैसे कि हमने पहले बताया था, पहले छठी कक्षा का पहला पाठ का ये विषय है, ये हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? जिंदा रहने के लिए, जीवों को जिंदा रहने के लिए और शरीर की वृद्धि एवं रखरखाव के लिए खाद्य की आवश्यकता होती है, यानी भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर वृद्धि करता है, ये वृद्धि के लिए जो पदार्थ आता है शरीर की वृद्धि में, ये कहाँ से आता है? भोजन से। और जितने भी हम जैविक क्रियाकलाप हमारे शरीर में, जीवों के शरीर में होते हैं, वो भी किससे हो रहे हैं? ऊर्जा से। और ये ऊर्जा कहाँ से आती है? भोजन से। तो इसलिए क्या है, जीवों को इसीलिए खाद्य की आवश्यकता होती है कि वो उनसे पोषक और ऊर्जा प्राप्त कर सकें। मर्त जीवी और परजीवी में क्या अंतर है? देखिए अभी हमने ऊपर परिभाषित किया। मर्त जीवी, जो जीव सड़े गले और मरे कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन तरल रूप में प्राप्त करते हैं, उन्हें मर्त जीवी जीव कहते हैं। जैसे जीवाणु और कवक। यहाँ पे ये फिर मिसप्रिंटिंग है साथियों, थोड़ा ठीक कीजिएगा इसको। जीवाणु और कवक, जो जीवाणु और कवक यानी ये मरे हुए ही जो कार्बनिक पदार्थ हैं, जो कार्बनिक पदार्थ थे जो सड़ गए हैं, गल गए हैं, जिनमें कभी प्राण थे अब मृत अवस्था में, उन्हीं से अपना भोजन लेते हैं। परजीवी कहते हैं जो जीव अन्य सजीव जीवों से, यहाँ नोट करने की बात क्या है,
ये सजीव जीवों से ही भोजन लेते हैं, तरल रूप में लेते हैं, भोजन को तैयार रूप में लेते हैं। यानी जो परजीवी होते हैं वो सजीव से भोजन लेंगे, जो भोजन लेंगे वो तरल अवस्था में होगा और वो पूर्ण रूप से तैयार भोजन होगा, जैसे अमरबेल, मच्छर और जोंक। मैं एक उदाहरण देता हूँ, कई बार अगर आपको इस बात के बारे में पता है तो एक बड़ी रोचक जानकारी देता हूँ। जैसे हमारे गांव में कहा गया है, पशुओं को एक पैरासाइट लग होते हैं जिसको हम गांव में चिच्चड़ कहते हैं, भैंस के लगे होते हैं, या भैंस को जोंक इसको चिपक करके उसका खून पीती है। अगर कभी देखा जाए कोई ऐसा पशु है उसको बहुत सारे जो चिच्चड़ उसको चिपके हुए हैं, अगर वो पशु मर जाएगा, पशु के मरने के बाद अपने आप वो चिच्चड़ उस पशु को छोड़कर चले जाएंगे। यहाँ पे क्या है, ये जो चिच्चड़ जो हैं ये परजीवी हैं। जब तक वो पशु जिंदा था उससे के शरीर से रक्त को चूस रहे थे और उसके मरने के बाद उसको छोड़ दिया। यही अंतर है, ये विशेष अंतर यही है मृतजीवी जीव में और परजीवी में। मृतजीव मरे सड़े गलों से ही अपना भोजन लेता है, जबकि परजीवी केवल सजीव से लेता है, तरल रूप में तैयार भोजन लेता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। आप पत्ते में मंड के उपस्थिति का परीक्षण कैसे करोगे? ये प्रयोग हम पहले अच्छे से कर चुके हैं। पत्ती को लेते हैं और उसको पानी में उबालते हैं। जब पत्ती का रंग हल्का हो जाता है तो उसको इथेनॉल के घोल के अंदर डालते हैं, जिससे पर्णरहित घुल करके बाहर निकल जाता है। अब पत्ती रंगहीन हो जाती है। अब इसके ऊपर हम आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें डालते हैं। जैसे ही आयोडीन की घोल की कुछ बूंदें इसके ऊपर डलेंगी तो जो उसका नीला रंग है वो आयोडीन के जो घोल का रंग है वो बदल कर नीला या काला हो जाता है। यह पत्ती में मंड की उपस्थिति को दर्शाता है और यह जो मंड है जो पत्ती में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा बनता है। अगला चौथा अभ्यास का प्रश्न है, हरे पेड़ पौधों में खाद्य संश्लेषण के प्रक्रम का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। खाद्य संश्लेषण यानी प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है, खाद्य खाने के लिए जो मंड है वो बनता है। हरे पेड़ पौधों में खाद्य संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। इस प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे भूमि से जल और वायु से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर पर्णहरित की सहायता से सूर्य के प्रकाश में मंड का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है इस चित्र के अंदर देखिए, ये हरी पत्ती है। इस पत्ती ये कार्बन डाइऑक्साइड ली इसने कहाँ से, वायु से, और ये जल कहाँ से आया, जड़ों के द्वारा भूमि से अवशोषित किया गया। लाइट एनर्जी यानी सूर्य से आने वाला प्रकाश, फोटोसिंथेसिस, ये यहाँ लिखा हुआ है फोटोसिंथेसिस। और ये पत्ते के अंदर क्या है, पर्णहरित पत्ते के अंदर है। तो ये क्या बन गया, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज ये कार्बोहाइड्रेट है, हम इसे मंड कह देते हैं, और साथ में वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए ऑक्सीजन मुक्त हुई। तो इस प्रकार पत्ती में खाद्य का, पौधों में खाद्य का निर्माण होता है। अगला हमारा प्रश्न है, किसी प्रवाह चित्र की सहायता से दर्शाइए कि पादप भोजन के मूल स्रोत हैं। देखिए, पौधे प्राथमिक उत्पादक हैं। प्राथमिक उत्पादक का मतलब जो हम जीवों में जो भी ऊर्जा है हम कहाँ से मिलते हैं, जैसे आप बने भोजन से मिलती हैं। ये भोजन हम कहाँ से खाते हैं, अगर हम बिल्कुल प्रारंभिक अगर बात करते हैं, जो ऊर्जा है ये जो भोजन के रूप में विद्यमान होती है वो कहाँ होती है, पौधों में। पौधे प्राथमिक उत्पादक हैं। ये सौर ऊर्जा को, पूरी पृथ्वी पर ऊर्जा का जो चरम स्रोत है वह है सूर्य है। सूर्य से जो ऊर्जा आती है उस सूर्य की ऊर्जा को हरे पेड़ पौधे मंड में परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार से ये प्राथमिक उत्पादक हैं। ये सौर ऊर्जा को भोजन में परिवर्तित करते हैं। इस प्रकार से सभी आहार श्रृंखलाओं के प्रारंभिक बिंदु पर ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। जैसे इसमें यहाँ क्या दिखाया गया है, सौर ऊर्जा, सूर्य से जो ऊर्जा आई, प्राथमिक उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे, उन्होंने भोजन बनाया, उस भोजन को प्राथमिक उपभोक्ता ने खाया। यानी प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, शाकाहारी जीव जो पादप या पादप उत्पाद खाते हैं। अब द्वितीय उपभोक्ता वो होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, यानी मांसाहारी जीव। यहाँ देखिए, एक चित्र से मैंने इसको दर्शाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, क्लियर करने के लिए मैंने एक चित्र बनाया है। यहाँ देखिए, ये सौर ऊर्जा है, यहाँ ये दिखाया गया है ना, ये सौर ऊर्जा इस चित्र के अंदर यहाँ दिखाया गया है। ये देखिए सूर्य,
ये सूर्य है, सूर्य से सूर्य की ऊर्जा कहाँ आई? पौधों में। ये पौधे क्या आ गए? ये है प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, ये प्राथमिक उपभोक्ता सूर्य की ऊर्जा को किस में बदलते हैं? भोजन में। किस में बदलते हैं? भोजन में। और भोजन के बाद इसको कौन लेता है? सॉरी ये उत्पादक हैं। हरे पेड़ पौधे के हैं प्राथमिक उत्पादक। ये भोजन यहाँ बनाया इन्होंने सूर्य की ऊर्जा से, और इसको किसने लिया? प्राथमिक उपभोक्ताओं ने, यानी जो शाकाहारी जीव हैं उन्होंने। उन शाकाहारी जीवों का भक्षण किसने किया? द्वितीय उपभोक्ताओं ने। द्वितीय उपभोक्ता उसका भक्षण करेंगे और फिर उनको उनसे ज़्यादा बड़े भक्षक खा जाएंगे, तृतीय उपभोक्ता। इस प्रकार खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है और बहुत सारी खाद्य श्रृंखला मिलकर के खाद्य जाल बनाती हैं। देखिए, आई होप कि आपको यह चीज़ समझ में आई होगी अच्छे से। यानी सूर्य से जो ऊर्जा पौधों को मिलती है, पौधे पर्णरित की सहायता से ऊर्जा को भोजन में परिवर्तित कर देते हैं। इस भोजन को प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं और प्राथमिक उपभोक्ताओं को द्वितीय उपभोक्ता खाता है, द्वितीय उपभोक्ता को तृतीय उपभोक्ता। यानी उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, जैसे हम बात करते हैं सूर्य की प्रकाश से सूर्य की सौर ऊर्जा को हरे पेड़ पौधों ने बदल दिया, जैसे घास बनी। इस घास को किसने खाया? बकरी ने। और इस बकरी को किसने खाया? शेर ने। या फिर हम यूँ कह सकते हैं हरे पेड़ पौधे हैं, हरे पेड़ पौधों को किसने खाया? टिड्डे ने। टिड्डे को किसने खाया? मेंढक ने। मेंढक को किसने खाया? सांप ने। और सांप को किसने खाया? बाज ने। यानी इस प्रकार से कर्म हो गया। सभी की सभी आहार श्रृंखलाओं में अगर हम बात करें, प्रारंभिक जो बिंदु होता है सभी पे, यानी आहार श्रृंखला का जो प्रारंभिक बिंदु है वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो प्राथमिक उत्पादक यानी पौधे होते हैं। इसी प्रकार ये प्रवाह चित्र है, यह दर्शाता है कि पादप ही भोजन के मूल स्रोत हैं। आगे रिक्त स्थान दिए हुए हैं। रिक्त स्थानों में आपका सुविधा के लिए मैंने जहाँ खाली स्थान में जो शब्द भरने थे उनको लाल रंग से दिखाया है। पहला खाली स्थान था, क्योंकि हरे पेड़ पौधे अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं इसलिए इन्हें खाली स्थान कहते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था, अपना भोजन स्वयं बनाने वाले को क्या कहते हैं? स्वयंपोषी। इसलिए इसके खाली स्थान में क्या आया? स्वयंपोषी। दूसरे रिक्त स्थान में गया गया है भोजन द्वारा पौधों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण खाली स्थान के रूप में होता है। हम कई बार बता चुके हैं इस पाठ के बीच में। प्रकाश संश्लेषण से क्या बनता है? मंड। तो यहाँ पे खाली स्थान में आएगा मंड। अगला है ग, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित होती है उसे खाली स्थान कहते हैं पर्णहरित। जी हाँ, पर्णहरित ही वो है वर्णक जो मूल रूप से सूर्य की ऊर्जा को भोजन में बदलने में मदद करता है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला है प्रकाश संश्लेषण में पादप वायु से खाली स्थान लेते हैं और खाली स्थान का उत्पादन करते हैं। ये भी पहले क्लियर हो चुका है। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। सातवां है हमारा, निम्नलिखित कथनों के संबंधित परिभाषित शब्द बताइए। प्रश्न में बताया गया कि एक पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप है। पीत यानी पीले रंग का, दुर्बल तने यानी पतले तने वाला और परजीवी है। तो ये क्या है? अमरबेल। जी हाँ, अमरबेल एक परजीवी का बहुत अच्छा उदाहरण है और ये पीले रंग के एक धागेदार संरचना आती है, बिल्कुल जैसे तार। इस पर कोई पत्तियाँ नहीं होती और हरे पेड़ पौधों के ऊपर पाई जाती है। खैर, एक पादप जिसमें स्वयंपोषी और विषमपोषी दोनों पोषण की प्रणालियाँ पाई जाती हैं। अभी हमने ऊपर चर्चा की थी घटपर्णी। घटपर्णी में हरे पत्ते होने के कारण से ये है क्या करता है? अपने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बना सकता है। अतिरिक्त इसमें जो कुछ पत्तियाँ आती हैं जो घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाती है, वो कीट आदि का भक्षण करती हैं, तो विषमपोषी पोषण होता है। इसमें दोनों पोषण आने जाते हैं। अगला है वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, उन्हें क्या कहते हैं? शुरू में ही बता दिया गया, इसने रंध्र ही कहते हैं। अगर यहाँ पे रंध्र की जगह छिद्र लिखा होता, वे छिद्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, आदान प्रदान यानी विनिमय, उन्हें क्या कहते हैं? रंध्र। हिंदी में इन्हें रंध्र कहते हैं और अंग्रेजी में इन्हें स्टोमेटा कहते हैं। चलिए, आठवां प्रश्न हमारा सही उत्तर का चयन कीजिए। अमरबेल किसका उदाहरण है? ए स्वयंपोषी। ये बहुविकल्पी प्रश्न है जिसके 4 उत्तर दिए हुए हैं, 3 उत्तर गलत हैं और 1 सही है। यहाँ दिया हुआ है स्वयंपोषी, परजीवी, मर्तजीवी और परपोषी। और आपको अच्छे, जी हाँ ठीक है, आपने जो समझा है वो यही परजीवी इसका सही उत्तर है।
कीटों को पकड़कर अपना भोजन बनाने वाले पादप का नाम क्या है? अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी या पीचर प्लांट या गुलाब। ठीक, बिल्कुल सही जो आप सोच रहे हैं यही है इसका उत्तर, घटपर्णी या पीचर प्लांट। इसके आगे ये सही का निशान लगा हुआ है। आखिरी प्रश्न है ये हमारे इसका अभ्यास का। कॉलम ए का कॉलम बी से मिलान कीजिए। कॉलम में दिया है क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमरबेल, जंतु और कीटभक्षी। कॉलम बी में दिया है जीवाणु, पर पोषित, घटपर्णी या पीचर प्लांट, पत्ती या परजीवी। अगर हम देखते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? पत्तियों में। तो यानी का उत्तर क्या हुआ? पत्ती, यानी कॉलम बी का चौथा पत्ती। कॉलम ए से ख है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है? राइजोबियम नाम का जीवाणु फलीदार पौधों में। तो कॉलम बी में नाइट्रोजन के सामने अगर हम देखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? एक जीवाणु, जो नाइट्रोजन का सही मिलान है। अमरबेल, अभी हमने बात किया था, अमरबेल क्या है? परजीवी। कॉलम बी में 5वें नंबर पे दिया हुआ है परजीवी, तो अमरबेल का उत्तर क्या हुआ? परजीवी। जंतु, जंतु क्या आते हैं? जंतु हैं परपोषित, दूसरों से अपना भोजन लेते हैं। कॉलम बी में दूसरे नंबर पर लिखा है परपोषित। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, जितने भी एनिमल हैं ये पेड़ पौधों से अपना भोजन लेते हैं, या फिर ये दूसरे जैसे मछली, मांस आदि खाने के लिए बकरा या फिर मुर्गा आदि, अंडे आदि का सेवन करते हैं, यानी परपोषित हैं। और आखिर है कीटभक्षी पादप, ये भी बार बार आ सकता है, कीटभक्षी यानी घटपर्णी या पीचर प्लांट। तो इस प्रकार से हमारा ये 9वां प्रश्न पूरा हुआ। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को सही और गलत बताइए। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, ये कथन कैसा है? असत्य है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो पौधे लेते हैं, अवशोषित करते हैं और वायु में ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से यह कथन असत्य है। ख भाग है, ऐसे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मर्तजीवी कहलाते हैं, यह भी असत्य है। जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको स्वयं पोषी कहते हैं, और मर्तजीवी तो वो होते हैं जो मरे जड़े सड़े गले जैविक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ख असत्य है। ग, प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन प्रोटीन नहीं है, ये बात सत्य है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है? मंड। अगर ये लिखता प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद मंड है तो हम कहते सत्य है, लेकिन इसने कहा प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, तो सही है ये बात, प्रोटीन तो है ही नहीं, इसका उत्पाद तो कौन है? मंड। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, यह भी सत्य है, क्योंकि जो सूर्य की ऊर्जा है उसको प्रणहरित रासायनिक रूप में रासायनिक ऊर्जा बदलता है। रासायनिक ऊर्जा क्या आती है? जब कोई एक परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ता है तो उसके बीच में आबंध बन जाते हैं, इन आबंधों को हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, जो कि एक बड़ी कक्षा में समझने का विषय है। आप अपनी अगली कक्षाओं में इसको अच्छे से समझ पाएंगे। अगला प्रश्न है 11वां, पादप के किस भाग द्वारा वायुमंडल में से, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है? मूलरोम, रंध्र, पर्णशिराएँ या बाह्यदल? जी हाँ, इसका उत्तर है रंध्र। ये पत्तियों के नीचे की तरफ पाए जाने वाले छिद्र होते हैं। चलिए रंध्र की जब बात चले तो मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ये रंध्र पत्ती के ऊपर की तरफ क्यों नहीं होते हैं? आपने देखा है कई बार कि प्रदूषण के कारण या जहाँ बहुत अधिक धूल आती है तो पत्तियों के ऊपर धूल जम जाएगी और वो पत्तियाँ क्या आ जाएंगी? ढक जाएंगी। तो पत्तियाँ इस तरह से होती हैं कि उनके ऊपर अगर पत्ती के ऊपर धूल या प्रदूषण का कोई प्रभाव पड़ेगा तो नीचे की तरफ से हमेशा पत्तियाँ साफ मिलती है किसी भी पौधे की, अगर आप देखें तो। ये जो प्रकृति है ये बड़ी समझदार है, इसलिए पौधों के जो रंध्र हैं वो उनको पत्ती के नीचे की तरफ बनाया है, ताकि किसी भी प्रकार की धूल आदि है वो पत्ते के ऊपर की तरफ जम जाएगी और ये रंध्र बंद नहीं हो पाते। अगला है हमारा, वायुमंडल में मुख्यतः है पादप जिस भाग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते वह है क्या है? वायुमंडल में मुख्यतः वह है पत्तियाँ। यहाँ पे जो जड़, तना, पुष्प और पत्तियाँ, वो छेद होता है, छिद्र को हम क्या बोलते हैं? रंध्र। यहाँ पे विकल्प है नहीं तो हमारे विकल्प दिया हुआ पत्तियाँ, तो ये हमारा सही जवाब रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा यह पूरा पाठ होता है। तो मुझे उम्मीद है सभी छात्रों को ये अच्छे समझ में आया होगा। किसी प्रकार से अगर कोई कमी रही है तो वीडियो को फिर दोबारा देखिए ध्यान से, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसकी PDF फाइल डाउनलोड कर लीजिए।
पहले उसे पढ़िए, फिर इसे देखिए। जब 2-3 बार आप ऐसे करेंगे तो स्थायी रूप से आपको ये याद हो जाएगा। अगर आपको फिर भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा है, कुछ समझ नहीं आया है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप मुझे लिख सकते हैं। मैं आपकी शंकाओं का समाधान अवश्य करूँगा। चलते चलते मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपने मोबाइल के यूट्यूब ऐप में जा कर के लॉगिन करें, साइन इन करें और फिर उसके बाद अत्रि एकेडमी पर जा कर के इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।